हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने मैथमेटिकल टूल्स के बारे में लास्ट टॉपिक जो हमारा था इंटीग्रेशन वो ख़त्म किया। अब मैथमेटिकल टूल्स में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। अब आप बोलोगे ये वेक्टर्स होता क्या है। देखो, वेक्टर एक टूल है जो मैथमेटिकली और फिजिक्स में दोनों में यूज़ होता है। मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है, फिजिक्स में भी। अब बोलोगे लेकिन ये है क्या चीज़। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सिस्टम हो या कुछ भी हो जिसकी प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं, या फिर जिस भी प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी मैटर के, किसी भी सिस्टम के जिस भी प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब आसान भाषा में समझा जाए तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं इधर से इधर चला गया 1 मीटर। अब मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ कर कितना गया ये 1 मीटर। तो ये 1 मीटर मैंने क्या मेजर किया, अपना डिस्टेंस, कि मैं 1 मीटर आगे चल गया। यानी 1 मीटर हमारे पास क्या है, कोई क्वांटिटी है जिसको मैंने मेजर किया। तो ये डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी। अब आप बाइक चलाते हो, अब मैं आपसे पूछूंगा बाइक कितनी स्पीड पे चला रहे हो, आप बोलोगे 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपने मेजर करके बताया 40 किलोमीटर पर आवर। तो यानी वो क्या है, वो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप बोल रहे हो बहुत ज्यादा गर्मी है। मैं बोला कितनी गर्मी है, आपने बोला 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 40 डिग्री सेल्सियस आपने क्या मेजर किया, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी क्या हुई, एक फिजिकल क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर क्या टाइम हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई टाइम हो गए 2 बज गए। तो आप बोलोगे 2 बजे क्या होता है, तो मैं बोलूँगा 2 बजे भी क्या है, 2 बजकर 2 AM लिख रहा हूँ, 2 PM लिख रहा हूँ। यानी मैंने कोई टाइम बताया, यानी टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। तो टाइम भी क्या हुई, एक फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरीके से जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, जिस भी क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो आप कह सकते हो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सिस्टम which can be measured। मतलब कि जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत आसान, जैसे आप समझ गए, जैसे आप मास मेजर कर सकते हो कि आप कितने केजी के हो। आप सपोज करो वेट मेजर कर सकते हो अपना। आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। आप अपना टाइम मेजर कर सकते हो। तो ये सभी के सभी हमारे पास क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप बोलोगे फिजिकल क्वांटिटीज तो ये रही। अब फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह की होती हैं, तो आपके सिलेबस में हम 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हमें पता लग गया है। अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटी होती है 2 तरह की। अब हमारे सिलेबस में 2 तरह की होती हैं, बाकी और भी हैं, बट अभी हम 2 तरह की ही पढ़ेंगे। तो एक को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और एक को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। अब देखो, जो भी क्वांटिटी है जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट्स की जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। आप बोलोगे कैसे, हमें बताओ। तो जैसे एग्जांपल मानो मैंने बताया कि मैं 1 मीटर गया, मैं कितना गया 1 मीटर। यानी कि मैंने डिस्टेंस मेजर किया। मैंने क्या मेजर किया, अपना डिस्टेंस। मैंने डायरेक्शन तो नहीं बताई, मैंने केवल क्या बताया कि कितना मीटर गया। तो मैंने उसका मैग्नीट्यूड बताया कि 1, और उसके यूनिट्स बताए मीटर। तो हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी इसे कहते हैं कि किसी भी क्वांटिटी में अगर केवल मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट्स बताई जाएं, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी क्वांटिटी हमें मैग्नीट्यूड प्लस
यूनिट्स बताती है, जो भी क्वांटिटी हमें मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट्स बताती है उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हो गया डिस्टेंस, एग्जाम्पल हो गया डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगा, मैंने बोला 1 मीटर गया, मैं कितना गया 1 मीटर। अब देखो मैंने लिखा 1 मीटर, सपोज करो मैंने डिस्टेंस बताया 1 मीटर, तो 1 मेरे पास क्या है मैग्नीट्यूड, 1 मेरे पास क्या है मैग्नीट्यूड जो बताएगा कितना, और मीटर क्या है इसके यूनिट्स, क्योंकि हर चीज को किसी ना किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे हम डिस्टेंस को मीटर में रिप्रेजेंट कर देंगे, टाइम को सेकंड में, और स्पीड को किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज करो हमारे पास स्पीड, अब मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं 40 किलोमीटर पर आवर से, कितनी स्पीड से जा रहा हूं, सपोज करो मैंने बताया कि मेरी बाइक में स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसमें बता सकते हो 40 हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या है यूनिट्स। तो इन्हीं को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, की जो भी क्वांटिटीज हमें मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट्स बताती हैं उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर आप लोग समझ गए, अब बोलोगे स्केलर क्वांटिटी से तो हमारा काम चल सकता है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर भी तो कोई क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो हम पढ़ेंगे यही हमारा चैप्टर है वेक्टर्स, और इसमें हम पढ़ेंगे कि अब यहाँ पर दिक्कत होती थी। जैसे सपोज करो किसी ने मेरे को बोला कि भाई मेरे को समोसे खाने हैं, किसी ने बोला कि हमें समोसे खाने हैं। अब मैंने आपको बोला कि भाई समोसे खाने हैं, जाओ यहाँ से 400 मीटर पर एक दुकान है, मेरे लिए समोसे ले आओ। अब आप गेट से बाहर निकले, अब गेट से बाहर निकलोगे तो किधर को जाओगे, आपको केवल 400 मीटर पता है, आपको केवल मैग्नीट्यूड पता है और यूनिट्स पता है कि 400 मीटर जाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता किस तरफ को जाना है। अब आप बाहर जाओगे, आप बोलोगे सर ने बोला है समोसे मिलते हैं 400 मीटर पे, अब आप बोलोगे 400 मीटर किधर जाऊं, सीधा जाऊं, लेफ्ट जाऊं या राइट को जाऊं, ऐसा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी के लिए जिस चीज में हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, जिस चीज के लिए हमें क्या पड़ती है डायरेक्शन की जरूरत, उसे हम कहते हैं वेक्टर्स। यानी कि वेक्टर्स होता है जब हम किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस यूनिट्स लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी समझना हो तो बहुत आसान है, मैं आपको बोलूंगा 40 मीटर नॉर्थ की तरफ जाओ, मैं बोलूंगा 40 मीटर नॉर्थ की तरफ जाओ, तो आपने डायरेक्शन देखी 40 मीटर और फिर देखा नॉर्थ, फिर क्या देखा नॉर्थ, तो 40 हमारे पास क्या हुआ 40 हमारे पास हुआ मैग्नीट्यूड, मीटर हमारे पास क्या हुआ यूनिट, और नॉर्थ हमारे पास क्या हुई डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल इतना जानो कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। जैसे डिस्टेंस तो मैंने बोला 1 मीटर, अब अगर मैंने डायरेक्शन भी जोड़ दी तो उसे मैं क्या बोल दूंगा डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल मैंने सपोज करो आपको बोला 40 मीटर नॉर्थ चलते हैं, कहां चलते हैं, मैंने सपोज करो आपको बोला 40 मीटर नॉर्थ की तरफ जाओ और आपको समोसा मिल जाएगा, आपको समोसा खाना है, मैंने बोला 40 मीटर जाओ और कहाँ जाओ नॉर्थ की तरफ, तो 40 मीटर जब नॉर्थ जाओगे तो समोसा मिलेगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया है वेक्टर। जब मैंने आपको बोला था केवल 40 मीटर जाओ तो मैंने क्या क्वांटिटी बताई थी स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने 40 मीटर नॉर्थ बोल दिया, मतलब जैसे ही डायरेक्शन ऐड करूंगा तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें 40 हमारे पास क्या हुआ मैग्नीट्यूड, मीटर हमारे पास क्या हुआ यूनिट, और नॉर्थ हमारे पास क्या हो गई डायरेक्शन। मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम डायरेक्शन को भी ऐड कर दें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ तो उसे हम क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका एग्जांपल तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, एक और एग्जांपल हो गया वेलोसिटी, इसका एक और एग्जांपल होता है वेक्टर का, एक और एग्जांपल देखते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी सपोज करो मैंने बोला कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर, मैंने स्पीड बताई थी 40 किलोमीटर पर अगर मैं आपको बोलूं कि 40 किलोमीटर पर आवर गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, किधर को गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आगे को चला गया 40 किलोमीटर पर आवर, या फिर मैंने आपको बोला कि 40 किलोमीटर पर आवर गया
ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पे गया? ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब मैंने डायरेक्शन भी बता दी साथ में, तो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। और ये हमारे पास कौन सी यूनिट्स हो गई? ये कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट्स भी हैं और डायरेक्शन भी है। तो कहीं भी आपको डायरेक्शन दी जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। अब आप ये तो समझ गए होंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो वेक्टर आप समझ गए। तो आप बोलोगे सर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, क्योंकि हम बार बार तो वेक्टर नहीं लिखेंगे, किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम अल्फाबेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी वेक्टर्स की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि कोई भी हमें वेक्टर दे रखा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज करो हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज करो हम वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इससे। अगर इस सिंबल मैंने ऐसा कोई टर्म लिखा है, या फिर सपोज करो ऐसी कोई टर्म लिखी है, या फिर ऐसी कोई टर्म लिखी है, इनका मतलब क्या है? इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे? बी वेक्टर। अब बार बार इतने बड़े बड़े वर्ड लिखने से अच्छा, वेक्टर लिखने से अच्छा, इस वेक्टर की जगह पर मैं ये वाला सिंबल यूज कर लूंगा, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को न्यूमेरिकली या फिर हम कह सकते हैं अल्फाबेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पर वेक्टर्स को ड्रॉ कैसे करेंगे? जैसे ये तो हमने लिख दिया वेक्टर। अब वेक्टर में आपको पता है, हाँ, अब एक बात ध्यान देना, वेक्टर में मैंने क्या बताया था, क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर अगर हमें कोई दे रखा है, सपोज करो हमें कोई ए वेक्टर दे रखा है, तो ए वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डॉट ए कैप। इसको हम बोलेंगे ए कैप, इसको हम क्या बोलेंगे? ए कैप। और ये हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन को मान लो कि मैंने तुम्हें बोला कि कोई ए वेक्टर है, सपोज करो कोई ए वेक्टर है, जैसे वेलोसिटी मैंने बताया था वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था वेक्टर होती है। तो वेलोसिटी अगर कोई वेक्टर है ना, तो उस वेक्टर को अगर हमें लिखना हो ऐसे अल्फाबेटिकली फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो कोई भी वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 40 मीटर गया नॉर्थ में, 40 मीटर कहाँ गया? नॉर्थ में। तो अगर 40 को हम ए लिखेंगे तो नॉर्थ को क्या लिखेंगे? ए कैप। तो हमारे पास ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए इंटू ए कैप, जिसमें ए क्या होगा? मैग्नीट्यूड, और ए कैप क्या होगी हमारे पास? डायरेक्शन। तो वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर ए को हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। तो हम देख सकते हैं किसी वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? उसको या तो हम ए लिख देंगे, कहीं कहीं कुछ जगहों पर आपको इस तरीके से लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो ये दोनों के दोनों सिंबल्स हम इंटरचेंजेबली मैग्नीट्यूड के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर हमें किसी चीज की डायरेक्शन लिखनी है तो उसे हम ए कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, या बी होगा, बी वेक्टर होगा तो बी कैप लिखोगे, ए वेक्टर होगा तो ए कैप। तो आप लिख सकते हो कि इस तरीके से आप वेक्टर्स को, मैग्नीट्यूड्स को और डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है ताकि लिखने में थोड़ा सा आसान हो जाए जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हालांकि इसके मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा किस तरह से लिखा जाता है, पर फिलहाल अभी आप ये देखो कि इस तरीके से हम वेक्टर को लिखते हैं, इस तरीके से मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, इस तरीके से डायरेक्शन को, और इस तरीके से हम इसको ओवरऑल नोटेशन को लिख सकते हैं वेक्टर्स की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे क्या इसको रिप्रेजेंट करने का कोई और तरीका भी है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का? तो बिल्कुल है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। हम कह सकते हैं कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम के तौर पे हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वेक्टर्स को। अगर लिखने को नहीं कहा जाए, ड्रॉ करने को कहा जाए, तो सपोज करो कि इस तरीके से मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया। अब आप देखोगे अगर इसे हम ग्राफ पर बनाएं, अगर इसे हम ग्राफ पर बनाएं, ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, सपोज करो वाई एक्सिस है। अब आपको पता है ये जो एरो है
ये जो एरो है इसकी जो लेंथ है, एरो की जो लेंथ होगी वो सपोज करो a है, सपोज करो क्या है a। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है उसे हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ से, और डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप से। अब आप सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि हम वेक्टर को ग्राफिकली एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कह सकते हो कि ए वेक्टर को आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ एरो will represent magnitude of वेक्टर। और हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो ऑफ एरो है, कि एरो किस तरफ को जा रहा है, वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एरो टेल अस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जिधर को आपका एरो जा रहा है उधर को आपका डायरेक्शन भी जा रही है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया, हमें एग्जाम्पल से समझाओ, हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाओ कि किस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। अब सपोज करो इसका एग्जाम्पल है, हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ वेक्टर if man walk 4 meter toward नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर ये कैसा एग्जाम्पल दे दिया आपने कि आदमी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका वेक्टर ड्रॉ करो। तो आप बोलोगे ये कैसे लिखेंगे, तो बहुत आसान है, हम पहले सभी डायरेक्शन को बना लेंगे, हम सभी डायरेक्शंस को बना लेंगे। ये डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये तो आपको पता ही होगा, इंडिया का मैप पता है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लिया, डायरेक्शंस ड्रॉ कर लिया। अब हमें बोला है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में गया और कितना मीटर गया, 4 मीटर। तो हम कह सकते हैं, देखो वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना दे रखा है, 4। मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, 4। और डायरेक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट। तो हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एरो बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या बनाएंगे, एरो। और इस एरो की लेंथ कितनी होगी हमारे पास, 4 मीटर। कितनी होगी, 4 मीटर। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि 4 मीटर अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर। ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर। इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सिंपल है। मैं अगर आगे को जा रहा हूं 1 मीटर और मुझे ड्रॉ करना है तो मैं आगे की तरफ को ही एरो बना दूंगा जिसकी लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर। तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो। अब वेक्टर ड्रॉ करना आपको आ गया है, तो चलिए इसका कुछ और एग्जाम्पल भी समझते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल भी समझते हैं। हम कह सकते हैं ड्रॉ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 30 degree from x एक्सिस। देखो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हमें बोला है कोई वेक्टर है, अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया हुआ है, 3, और डायरेक्शन कितनी दी है, 30 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस। अब आपको यहाँ से x एक्सिस के साथ एंगल दिया है वेक्टर का, तो सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे डायरेक्शंस। तो ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास
एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर हमारी डायरेक्शन है, यानी कि एक्स एक्सिस से लाइन ड्रॉ करनी है 30 डिग्री की। कितने डिग्री की ड्रॉ करनी है लाइन? 30 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करो। और कितना मैग्नीट्यूड है? 3। तो इस लाइन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 3। वो कितनी होगी? 3। और ये हो गया हमारे पास वेक्टर। इसे हम किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए वेक्टर लिख सकते हो, बी वेक्टर लिख सकते हो, सी वेक्टर, यानी कि अल्फाबेट्स के ऊपर एरो का साइन डालो। इस तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आप समझ गए होंगे कि वेक्टर्स को किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है और वेक्टर किस तरीके से हम नोटेशन में उसको लिखते हैं। अब वेक्टर्स तो हम ये समझ गए। अब हम देखते हैं वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं। अब देखते हैं वेक्टर कितने तरह के होते हैं। अब वेक्टर्स तो आपको समझ में आ गया ना, हमें जिधर को जाना है उस डायरेक्शन में एरो बनानी है और जितना मैग्नीट्यूड है उतनी ही लेंथ बनानी है एरो की, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वेक्टर। वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वेक्टर। तो इजीली आप कर सकते हो। आप बोलोगे सर वेक्टर दिया हुआ है 100 मीटर, तो हम कॉपी पे 100 मीटर की लाइन कैसे बनाओगे? अरे बुद्धू लोगों, 100 मीटर की लाइन क्यों बनानी है? आप लिख दो 100 मीटर, आप सिंपल लिख दो 100 मीटर और डायरेक्शन बना दो। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि स्केल आपके पास है आप 100 मीटर की लाइन खींचो, नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो। कुल मिला के इसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को बताती है और इसका जो एरो की डायरेक्शन है वो आपके वेक्टर की डायरेक्शन को बताती है। अब वेक्टर तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्या होते हैं और किस तरीके से हम नोटेशन दे सकते हैं वेक्टर्स की। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स के कुछ तरीके देखते हैं, कुछ किस किस तरह से वेक्टर्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं। हम कह सकते हैं कि सपोज करो, पहला हम मान लेते हैं एक वेक्टर्स है इक्वल वेक्टर्स। सपोज करो इक्वल वेक्टर्स। अब मैं आपको बोलूं इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, किसको कहेंगे इक्वल वेक्टर? देखो आपको पता है वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि इफ A इज इक्वल टू B और A कैप इज इक्वल टू B कैप, अगर इसे हम या तो ऐसा लिख दें। अब A इज इक्वल टू B का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है A वेक्टर एंड B वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, A वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप A लिख सकते हो, B वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हो? B। दो वेक्टर इक्वल हम कब कहेंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल, और जब दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी? इक्वल, यानी कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब दोनों सेम होंगे तो हम क्या कहेंगे? दोनों क्या है? इक्वल वेक्टर्स। तो हम कह सकते हैं एंड A वेक्टर एंड B वेक्टर है सेम डायरेक्शन, मतलब किसी भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। ये तो हमने नोटेशन वाइज लिख दिया कि अल्फाबेटिकली किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसे ड्रॉ भी करना हो तो आप ऐसा कह सकते हो। सपोज करो ये है हमारे पास A वेक्टर, मतलब ये इसकी लेंथ है और ये इसकी डायरेक्शन है। अगर दूसरे वेक्टर की लेंथ, अगर हम कहें कि दूसरे वेक्टर की लेंथ भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो? सेम। अब आप देख रहे होंगे A की लेंथ भी इतनी है, B की लेंथ भी सेम है, दोनों की लेंथ क्या है? सेम, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। दोनों का एरो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट है, मतलब दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सेम। तो आप लिख सकते हो A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, और इन्हें हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स, मतलब कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। समझ गए इक्वल वेक्टर्स किसको कहेंगे? तो एक और टाइप देखते हैं। एक हम कह सकते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। एक हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स। अब नेगेटिव वेक्टर्स किसको कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब ही ये है कि A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ B वेक्टर। A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ B वेक्टर। अब बोलोगे ये माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन हमें ये बताता है नेगेटिव साइन टेल्स
that both are in opposite डायरेक्शन। नेगेटिव साइन हमें ये कहता है कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों को हमने इक्वल पुट किया है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब केवल डायरेक्शन ऑपोजिट है। केवल क्या ऑपोजिट है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम। क्यों? हम कैसे कह सकते हैं? जैसे ए वेक्टर को आप लिख सकते हो ए वेक्टर क्या लिख सकते हो? ए इंटू ए कैप। अब ए कैप हमारे पास क्या है? डायरेक्शन। ए कैप हमारे पास क्या है? डायरेक्शन। और आपको पता है जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो नेगेटिव साइन आता है, यानी आप कह सकते हो ए कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी कैप। ए कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी कैप। तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि जब भी इसके बाद ये वाला, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है? कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब इसको समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि सपोज करो ये कोई वेक्टर है, हम कहेंगे ये है ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अब आप यहां पर देख सकते हो कि a इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि a की लेंथ और b की लेंथ दोनों क्या है? सेम। लेकिन हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम क्या कहेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो इसी को हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर, कि जब मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट। तो सिंपल सी बात है कि मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन ऑपोजिट, इसी को हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो पैरेलल वेक्टर्स कहा है। पैरेलल मतलब क्या होता है कि सपोज करो ए वेक्टर हमारे पास ये है और सपोज करो बी वेक्टर हमारे पास ये है, बी वेक्टर हमारे पास ये है। अब अगर मान लो ए वेक्टर हमारे पास ये रहा और बी हमारे पास सपोज करो ए वेक्टर हमारे पास ये रहा, सपोज करो बी वेक्टर ये रहा। अब आप नोटिस करना कि दोनों पैरेलल हैं, ये वेक्टर्स भी पैरेलल हैं, ये वेक्टर्स भी पैरेलल हैं। बस यहाँ पर ए वेक्टर छोटा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी से कम है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा है। लेकिन एक बात नोटिस करो, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। यानी कह सकते हैं कि जब भी कोई दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, या तो सेम हो या तो डिफरेंट हो, हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन पैरेलल वेक्टर का मतलब ये होता है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। अगर हमें केवल एक वर्ड में कहा जाए कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। अब ए वेक्टर भी इधर को जा रहा है, बी भी इधर को, मतलब डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर भी दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। जहाँ पे वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर। मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दिया और वैसे भी समझा दिया है कि जैसे आप जा रहे हो, आप थोड़ा तेज भी जा रहे हो, चाहे साथ में भी जा रहे हो, और कोई आपके साथ जा रहा है तो आप क्या कहोगे? कि ये मेरे साथ पैरेलल में चल रहा है। कैसे चल रहा है? पैरेलल में। जब दो चीज़ों की डायरेक्शन सेम होती है उसे हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। समझ गए पैरेलल वेक्टर क्या होता है? अब एक और टाइप है, हम देख लेते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल मतलब
कि पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। सपोज करो ए वेक्टर इधर को जा रहा है और बी वेक्टर इधर को जा रहा है। अब ए इधर को जा रहा है, बी इधर को जा रहा है। अब दिखने में तो पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है? ऑपोजिट। आप कहोगे कि कोई इधर को आ रहा है और आप आगे को जा रहे हो, तो यानी कि पैरेलल तो है लेकिन एंटी पैरेलल, मतलब डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो कह सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन। जब भी कोई दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं उसे हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो समझ गए? अब एक बात ध्यान देना कि जो इक्वल वेक्टर्स थे वो क्या थे? पैरेलल। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम था। अब पैरेलल वेक्टर मतलब क्या होता है? डायरेक्शन सेम, और डायरेक्शन सेम इक्वल वेक्टर में भी है। तो इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। हम कह सकते हैं ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे ना सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल डायरेक्शन से मतलब है। इक्वल में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी। तो आप ये नोट लिख सकते हो कि ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। क्यों? क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन क्या होती है? सेम। इक्वल वेक्टर्स में भी डायरेक्शन सेम होती है और पैरेलल वेक्टर्स में भी डायरेक्शन सेम होती है। बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। हम कह सकते हैं बट all parallel vectors are not equal vectors। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम ना भी हो तो भी चलेगा, बस डायरेक्शन का मतलब है, लेकिन इक्वल में मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब सपोज कर लो दो इक्वल वेक्टर्स हैं, मैंने ये ड्रॉ कर लिए। अब ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं तो ये दोनों पैरेलल भी हैं। लेकिन सपोज करो पैरेलल वेक्टर में एक वेक्टर बड़ा है और एक वेक्टर क्या है? छोटा है। अब ये दोनों पैरेलल तो हैं पर इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। अब सेम चीज अप्लाई होगी एंटी पैरेलल के लिए, यानी कि आप लिख सकते हो ऑल नेगेटिव वेक्टर आर एंटी पैरेलल बट ऑल पैरेलल आर नॉट नेगेटिव वेक्टर्स। मतलब कि सभी नेगेटिव वेक्टर्स, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर्स क्या थे? जिनका मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट थी। तो ऑपोजिट डायरेक्शन थी तो वो एंटी पैरेलल थे, यानी हर नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल है। पर हर एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं मैग्नीट्यूड सेम हो। तो आप कह सकते हो जैसे नेगेटिव वेक्टर्स को ड्रॉ कर लो, तो ये दोनों देखो एंटी पैरेलल हैं, लेकिन कोई भी दो एंटी पैरेलल ड्रॉ कर दो और मैग्नीट्यूड अगर अलग हो गए तो ये नेगेटिव वेक्टर नहीं होंगे। समझ गए? ऑल पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल क्या होते हैं। ऐसा कोई कंफ्यूज करने के लिए आपको सवाल दे सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बेसिक्स पता है कि किस तरीके से किस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसका कोई और टाइप भी देखते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है? अगर सभी वेक्टर्स एक लाइन में हो, कोलिनियर नाम से ही पता है, अगर सभी वेक्टर्स एक लाइन में हैं, सपोज करो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ को जा रहा है, अगर सभी के सभी एक ही लाइन में कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। इसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। अब इतना कंफ्यूज नहीं होना है, एक वेक्टर को आप ए वेक्टर लिख दो, एक को बी वेक्टर लिख दो, एक को सी वेक्टर। अगर सभी के सभी वेक्टर्स एक ही लाइन में हैं तो उसे हम बोल देंगे कोलिनियर वेक्टर्स। अब एक अपने पास
नेक्स्ट टाइप है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स किसको कहते हैं कि जब सभी के सभी वेक्टर एक ही प्लेन में हो। अब एक ही प्लेन आप कह सकते हो, जैसे ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड में देखो सभी के सभी वेक्टर इस बोर्ड के अंदर ही हैं। बोर्ड वाला प्लेन देख रहे हो, जैसे ये एक प्लेन है, तो हम कहेंगे कि एक ही प्लेन में अगर सभी वेक्टर लाई कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। हम कह सकते हैं कि सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ऊपर वाली कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। हम कह सकते हैं ऑल वेक्टर लाई ऑन सेम प्लेन। देखो ए वेक्टर भी इसी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, सी वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में है, बी वेक्टर भी किस में है, एक्स वाई प्लेन। लेकिन अगर कोई वेक्टर उठ के बाहर आ जाए, मतलब यहां से कोई चीज चल के बाहर आ जाए, तो उसका प्लेन अलग हो जाएगा। आप समझ गए अलग प्लेन क्या हो सकता है। अगर सभी के सभी एक ही प्लेन में है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ये तो हमारे पास थी वेक्टर्स की कुछ टाइप्स। अब हम जाते जाते आपको एक इंपॉर्टेंट नोट और बता देते हैं। अब देखो स्केलर हमने क्या बताया था, अब यहाँ पर हम स्केलर और वेक्टर्स के बारे में आपको एक चीज और बताएंगे। अब स्केलर में मैंने आपको क्या बताया था कि मैं चला 13 मीटर, मैं चला 13 मीटर, है ना। तो इन्हीं स्केलर क्या बताता था, केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट्स, केवल क्या बताता था, मैग्नीट्यूड और यूनिट। लेकिन वेक्टर क्या बताता था हमें, वेक्टर हमें क्या बताता था, केवल मैग्नीट्यूड भी बताता था, डायरेक्शन भी बताता था और यूनिट्स भी बताता था। और नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, मतलब वेक्टर्स में नेगेटिव का मीनिंग बस क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो इसीलिए जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स जो होंगे उसमें हम कहेंगे मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हम हमेशा पॉजिटिव की टर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आगे को जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा 1 मीटर मैं आगे गया, और मैं अगर बोल दूं मैं -1 मीटर गया, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि 1 मीटर मैं पीछे को गया, तो मैं इसे लिखूंगा 1 मीटर पीछे को गया। तो जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ क्या बताता है, केवल डायरेक्शन। आप लिख सकते हो नेगेटिव साइन टेल्स ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है आपको कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में लिखना है, और अगर आपको नेगेटिव दे भी रखा है तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पर नेगेटिव हमें डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड हमेशा किस टर्म में लिखना है, पॉजिटिव टर्म में लिखना है। और जो स्केलर है उसमें हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्केलर में हम मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताते हैं। वेक्टर्स में हम डायरेक्शन बताते हैं, तो नेगेटिव से हम बताते हैं कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है। तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बताती है डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। और स्केलर में हमेशा मैग्नीट्यूड क्या रहता है, पॉजिटिव, और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप आगे भी पढ़ोगे फिजिक्स के चैप्टर्स में। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू।